बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल बासित सुहेल, लाहौर, पाकिस्तान। आज की नशिस्त में हम इस्लामिक बैंकिंग क्या है, इस्लामिक बैंकिंग के फीचर्स, डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक बैंकिंग एंड कन्वेंशनल बैंकिंग, और इस्लामिक कंट्रैक्ट में इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, और लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, और कंट्रैक्ट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसे करते हैं, रूल्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन अ कंट्रैक्ट सीखेंगे, और कंट्रैक्ट में जो पार्टीज ऑफर और एक्सेप्टेंस देती हैं उनकी लीगल कैपेसिटी क्या होती है, इसके बारे में सीखेंगे। मुराबहा कंट्रैक्ट क्या है, क्या मुराबहा कंट्रैक्ट को जानने से हम 70% एक्सपर्ट इस्लामिक बैंकिंग के बन सकते हैं या नहीं, और सलम कंट्रैक्ट क्या है, इस्तिस्ना कंट्रैक्ट क्या है, मुदारबा कंट्रैक्ट क्या है, तकाफुल कैसे कन्वेंशनल इंश्योरेंस से मुख्तलिफ है, और इस्लामिक इकोनॉमिक्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट। आज के टॉपिक में हम ये सारे फैक्टर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आप इसे फीचर्स भी कह सकते हैं और डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक एंड कन्वेंशनल बैंकिंग भी कह सकते हैं। इस्लामिक बैंकिंग हैज़ टू फॉलो डिवाइन गाइडलाइंस, कि इस्लामिक बैंकिंग ने अल्लाह ताला के अहकामात को और अहादीस की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, जबकि जो कन्वेंशनल बैंक है वो मुकम्मल तौर पर अपने असूल ज़वाबत बनाने में आज़ाद है। ना उनका ये क्लेम है कि हम कुरान को और अहादीस की रूलिंग्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जो इस्लामिक बैंकिंग है उनका मकसद ये है कि हम अपने ट्रांजैक्शंस में, अपने बिजनेस में हम कुरान और हदीस की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। शरिया बोर्ड, हर इस्लामिक बैंक में शरिया बोर्ड होता है जो ये मेक श्योर करता है कि इस्लामिक बैंकिंग में जो सारी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो शरिया के क़वायदा ज़वाबत के मुताबिक हों, जबकि कन्वेंशनल बैंक चूँकि शरिया के मुताबिक ना उनका क्लेम है और ना वो अपनी ट्रांजैक्शंस, अपना बिजनेस शरिया के मुताबिक करते हैं, इसलिए उनके यहाँ शरिया बोर्ड भी नहीं होता। इस्लामिक बैंकारी टोटल इंटरेस्ट फ्री है, रिबा फ्री है, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग रिबा बेस्ड है। वो रिबा की बेस पर लोन लेते हैं और लोन देते हैं। इस्लामिक बैंकारी कर्ज कंट्रैक्ट या मुदारबा कंट्रैक्ट की बेस के ऊपर लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं, और उसमें उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो डिपॉजिटर्स की रकम को नॉन परमिसिबल एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग वो डिपॉजिट्स में किसी भी स्पेशल मोड ऑफ फाइनेंसिंग को यूज़ नहीं करते, और वो इसमें फ़र्क भी नहीं करते कि वो डिपॉजिटर्स की मनी को परमिसिबल एक्टिविटीज़ में लगाएंगे या नॉन परमिसिबल एक्टिविटीज़ में लगाएंगे। इस्लामिक बैंकिंग में मुदारबा कंट्रैक्ट प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट की नीयत से ओपन किया जाता है। मुदारबा कंट्रैक्ट उसे कहते हैं जिसमें एक पार्टी अपना कैपिटल इन्वेस्ट करती है, कैपिटल देती है, और जो दूसरा है वो अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को ऑफर करता है। तो इसमें जो डिपॉजिटर है वो कैपिटल प्रोवाइडर है, रब्बुल माल भी जिसे कहते हैं, और जो बैंक है वो मुदारिब है। और जो मुदारबा कंट्रैक्ट की बेस पर रकम इस्लामिक बैंकिंग वसूल करता है वो उसे नॉन परमिसिबल एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इस्लामिक बैंकिंग शॉर्ट सेलिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, जबकि जो कन्वेंशनल बैंकिंग है ये शॉर्ट सेलिंग में भी इन्वेस्ट करती है। इस्लामिक बैंकिंग उन कंपनीज़ को फाइनेंसिंग नहीं कर सकती जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, नुकसानदेह हो, जैसे अल्कोहल बेस्ड कंपनी या तंबाकू कंपनी। इस्लामिक बैंकिंग ऐसी कंपनीज को फाइनेंसिंग नहीं कर सकते, लेकिन कन्वेंशनल बैंकिंग चूँकि वो मैन मेड रूल्स को फॉलो करते हैं
और डिवाइन रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए वो तंबाकू बेस्ड या अल्कोहल बेस्ड या नॉन शरिया कंप्लायंट कंपनीज को भी फाइनेंसिंग करते हैं। इस्लामिक बैंकिंग में मनी को सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर ट्रीट किया जाता है, लेकिन कन्वेंशनल बैंकिंग में मनी को एज ए कमोडिटी ट्रीट किया जाता है। इस्लामिक बैंकिंग में कंपनसेशन ऑलवेज प्राइस होती है, जो समन भी उसको कहते हैं। और इस्लामिक बैंकारी में ऐसी ट्रांजैक्शंस जो मशकूक हों, जिनका पूरी तरह क्लियर ना हो कि वो इस्लामिक रूल्स के मुताबिक कंडक्ट की गई हैं, उन ट्रांजैक्शंस को ड्यूबियस ट्रांजैक्शन कहते हैं, मशकूक ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस बैंक के प्रॉफिट में नहीं जाती, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग चूँकि रिबा बेस्ड है और परमिजिबल और नॉन परमिजिबल एक्टिविटीज़ में फ़र्क नहीं करते, इसलिए वहाँ ड्यूबियस ट्रांजैक्शंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग में नो फाइन फ्रॉम डिफॉल्टर। बाज़ औक़ात इस्लामिक बैंकिंग में भी डिफ़ॉल्ट करने पर फ़ाइन लिया जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर हम इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें तो जो कस्टमर्स हैं वो लेट पे करना शुरू कर देंगे, इसलिए उनको अर्ली पेमेंट्स को इनकरेज करने के लिए उनको फ़ाइन लगाया जाता है। लेकिन जो फ़ाइन इस्लामिक बैंक डिफ़ॉल्टर से लेता है वो चैरिटी अकाउंट में जाएगा, ना कि ऑन शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट में। लेकिन जो कन्वेंशनल बैंक है उनका फ़ाइन फ्रॉम डिफ़ॉल्टर वो कंपनी के प्रॉफिट में जाता है। इस्लामिक बैंकिंग का फ़ाइन फ्रॉम डिफ़ॉल्टर ये चैरिटी अकाउंट में जाता है, लेकिन कन्वेंशनल बैंकिंग का फ़ाइन फ्रॉम डिफ़ॉल्टर प्रॉफिट में जाता है। वायबिलिटी ऑफ प्रॉफिट प्रोजेक्ट। इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंसिंग करते हुए वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट को देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो वायबल है या नहीं। बैंक लोगों से जब डिपॉजिट्स लेते हैं वो आगे अपनी इन्वेस्टमेंट भी इस स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो इस्लामिक बैंक इस्लामिक स्टॉक्स में ही सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल बैंक है वो इसमें डिफरेंशिएट नहीं करता कि कंपनी इस्लामिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे या नॉन इस्लामिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे। इस्लामिक बैंक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने ना करने पर किसी किस्म का चार्ज या फाइन नहीं लगा सकता, लेकिन जो कन्वेंशनल बैंक है वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर फाइन लगाता है। इस्लामिक बैंकारी में जो इस्लामिक ज्यूरिस्ट हैं, उलमा हैं, वो कुरान और हदीस के अकॉर्डिंगली रूलिंग देते हैं। तो इसलिए जो अल्टीमेट डिसाइडर्स हैं, अल्टीमेट जो इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं वो इस्लामिक ज्यूरिस्ट हैं। लेकिन कन्वेंशनल बैंकिंग में जो अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं वो वेस्ट है। इस्लामिक बैंकारी फ्यूचर का सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, लेकिन कन्वेंशनल बैंक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करते हैं। इस्लामिक बैंकारी का भी मकसद मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट सब्जेक्ट टू शरिया रेस्ट्रिक्शन है, और कन्वेंशनल बैंक का भी मकसद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। इस्लामिक बैंकारी भी मैक्सिमाइज प्रॉफिट करेगी, लेकिन सब्जेक्ट टू शरिया रेस्ट्रिक्शन, यानी शरिया के जो हदूद हैं उसके अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगी। इस्लामिक बैंकिंग में रिस्क को शेयर किया जाता है, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग में रिस्क को ट्रांसफ़र किया जाता है। इस्लामिक बैंकारी में लॉस शेयरिंग का भी कंसेप्ट है, लेकिन कन्वेंशनल बैंकारी में लॉस शेयरिंग का कंसेप्ट नहीं है। अब आगे है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिराइव फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना, यानी कुरान और सुन्ना से जो डिराइव शुदा प्रिंसिपल हैं वो क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है।
इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्बिनेशन है। एक पार्टी, एक आदमी ऑफर करता है किसी भी चीज़ की, और दूसरा आदमी, दूसरा फर्द, दूसरी पार्टी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। विच गिव्स राइज टू सर्टन लीगल कंसिक्वेंसेस, जिसके नतीजे में कुछ कानूनी पहलू, कानूनी तौर पर कुछ ओब्लिगेशंस अराइज होती हैं विद रिगार्ड टू सब्जेक्ट मैटर। इसको हम एक मिसाल के तौर पर समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए ऑफर करता है मिस्टर बी को एक मोबाइल 10,000 रुपये में। अब बी उस मोबाइल को 10,000 रुपये में एक्सेप्ट कर लेता है। अब हमारी मिसाल में मिस्टर ए ऑफरर है और मिस्टर बी एक्सेप्टर है, और मोबाइल सब्जेक्ट मैटर है। कॉन्ट्रैक्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, 3 पिलर हैं। एक कंसेंट यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस, दूसरा पार्टीज, और तीसरा सब्जेक्ट मैटर। अगर आप हमारी डेफिनेशन को गौर से देखें तो डेफिनेशन के अंदर ही ये तीनों चीज़ें हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में 3 एलिमेंट है, कंसेंट, पार्टीज और सब्जेक्ट मैटर। अब कॉन्ट्रैक्ट के शरिया प्रिंसिपल्स क्या हैं? उनमें सबसे पहले फ्री म्यूचुअल कंसेंट है, यानी पार्टीज की, ऑफरर की और एक्सेप्टर की जो कंसेंट है बामी, वो फ्री फ्रॉम coercion, फ्री फ्रॉम फ्रॉड, फ्री फ्रॉम मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्री फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन होने चाहिए, और बगैर किसी मजाक के होने चाहिए, और बगैर किसी गलती के होने चाहिए। कुरान पाक की आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम। इसका मफ़हूम है कि ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टी को नाहक ना खाओ गलत तरीके से, सवाए कारोबार के ज़रिए, ट्रेडिंग के ज़रिए, या बाहमी रजामंदी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का भी मफ़हूम है कि सेल सिर्फ बाहमी रजामंदी से ही वैलिड होती है, मुमकिन है। दूसरा शरिया प्रिंसिपल, प्रोहिबिशन ऑफ गरर। अब गरर क्या है? गरर हम अनसर्टेनिटी को कहते हैं, इनडिटर्मिनेशन को कहते हैं। गरर रेफर्स टू अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी दैट में लीड टू डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रैक्टिंग पार्टीज। यानी कि आपने एक कंट्रैक्ट में की मालूम कंट्रैक्ट करते हुए कुछ ऐसी चीज़ को मिस कर रहे हैं कि जिसके मिस करने से दोनों पार्टीज के दरमियान में कोई टसल क्रिएट हो सकता हो, कोई तसादम का जरिया बन सकता हो। Where is the sale of probable items whose existence or characteristics are not certain due to risky nature that makes the trade similar to gambling। यानी कि गरर उन चीज़ों की सेल का नाम है कि जिनका वजूद या जिनकी खूबियाँ सर्टन ना हो। गरर की 2 अक़साम है, गरर यसीर और गरर फाहिश। गरर यसीर को माइनर अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, और गरर फाहिश को एक्सेसिव अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। अगर किसी कंट्रैक्ट में गरर यसीर हो, माइनर अनसर्टेनिटी, तो ये अग्नोरेबल है, लेकिन अगर गरर फाहिश हो तो उससे वो सेल कंट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है। अब हम गरर को एग्जाम्पल के साथ कदरे बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। सेल ऑफ अ फिश इन वाटर। अब एक पानी में मछली है, तो अगर कोई आदमी उस मछली को बेच दे जो पानी में है, तो ये गरर है, क्योंकि वो मछली हो सकता है आदमी उसको ना पकड़ सके, तो उसकी सेल करना इनवैलिड है, क्योंकि इसमें गरर का एलिमेंट है। वो फिश का मिल जाना, पकड़े जाना अनसर्टन है, इनडिटर्मिन है। बर्ड्स इन द एयर, जो परिंदे हवा में हैं, उनकी सेल इनवैलिड है, क्योंकि इसमें गरर है, अनसर्टेनिटी है। और फिटस इन द वॉर्म,
और माँ के पेट में बच्चा जानवर, उनकी भी सेल इनवैलिड है। प्रोहिबिशन ऑफ रिबा, ये थर्ड प्रिंसिपल है, शरिया प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब रिबा है क्या चीज़? एन इंक्रीज दैट हैज़ नो corresponding consideration in an exchange of property for property। इसको हम आसान तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक आदमी दूसरे को 1 लाख रुपया दे और वापसी में पहले से ये तय कर ले कि मैं वापसी पर 1,10,000 लूँगा, तो ये 10,000 रिबा है, सूद है जो वो अजाफी ले रहा है, विदाउट एनी corresponding कंसिडरेशन। यानी 10,000 किसी भी चीज़ का नहीं है, सिर्फ वो पैसे को देने के इवज अजाफी वसूल कर रहा है। अब रिबा की दो किस्में हैं, रिबा अल फदल और रिबा अल नसिया। रिबा अल फदल अनइक्वल एक्सचेंज ऑफ सेम काइंड, ये चीज़ों में होती है। रिबा अल फदल को आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को 5 सेब दूं और वापसी बदले के तौर पर उससे ये कहूँ कि मैं 6 सेब लूँगा, तो ये रिबा अल फदल कहलाएगा। अनइक्वल एक्सचेंज ऑफ सेम काइंड, मैंने 5 सेब दिए लेकिन बदले में वापसी में मैं 6 सेब लूँगा। रिबा अल नसिया चार्जिंग एक्सेस ड्यू टू डेफर्ड एक्सचेंज, ये वही हमारी मिसाल, मैंने 1 लाख रुपया दिया और वापसी में 1,10,000 लूँगा, तो ये रिबा अल नसिया की मिसाल है। नेक्स्ट शरिया प्रिंसिपल रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ गैम्बलिंग, किमार, गेन और मनी विच डिपेंड्स प्योरली ऑन लक एंड चांस। ऐसे ऐसी मनी या ऐसा गेन जो मुकम्मल लक के ऊपर, चांस के ऊपर मुनहसिर हो, उसकी शरई तौर पर इजाज़त नहीं, जैसे लॉटरी, लकी ड्रॉ वगैरह। मेसर मीन्स getting something too easily or getting a profit without working for it, यानी आपने एक प्रॉफिट को, एक चीज़ को हासिल किया बगैर उसके लिए मेहनत किए। इसमें इसकी मिसालें हैं जो मॉडर्न लॉटरी टिकट्स, डाइसिंग एंड वेजरिंग, बैटिंग ऑन हॉर्स रेसिंग, सॉकर मैचेस के ऊपर सट्टा लगाना वगैरह, तो इन चीज़ों की इजाज़त नहीं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड एंड डिसेप्शन refers to maneuver practiced by one of the parties to induce a person to a contract without which he would have not entered। यानी कि आप कंट्रैक्ट करते वक्त दूसरी पार्टी से कोई ऐसी चीज़ छुपा रहे हैं कि अगर वो उसको जान लेता तो वो कभी भी कंट्रैक्ट ना करता। तो ऐसी चीज़ को छुपाना फ्रॉड और डिसेप्शन के ज़ुमरे में आता है, तो इस चीज़ की शरन इजाज़त नहीं। इट आल्सो इंक्लूड्स स्टीलिंग, डिफेक्ट्स एंड अडल्टरेशन इन मर्चेंडाइज, तो इसमें वो भी आ जाता है कि कमोडिटी का डिफेक्ट छुपा रहे हो आप या उसमें कुछ चेंजिंग्स कर रहे हो, तो वी हैव टू अवॉइड फ्रॉड एंड डिसेप्शन इन अवर कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रोहिबिशन ऑफ टू म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, आप एक सेल में 2 सेल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर बायर says I shall sell you this article at this price on the condition that you sell your house at this price, यानी मैं आपको अपना मोबाइल या कुछ भी ऐसी चीज़ आर्टिकल मैं आपको बेचता हूँ इस शर्त पर कि आप अपनी फ़लाँ चीज़ मुझे इसके बदले में बेचोगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 2 अलग-अलग होना चाहिए, बजाय कि एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 कॉन्ट्रैक्ट हों।
आई सेल यू माई हाउस इफ सी सेल्स हिज हाउस टू मी। मैं आपको घर बेचूंगा अगर वो फलाना मुझे बेचे। तो ये भी टू कंट्रैक्ट है इन वन कंट्रैक्ट, जिसकी शरअन इजाज़त नहीं। तो इसलिए एक सेल में एक ही कंट्रैक्ट होना चाहिए, रादर टू सेल्स इन वन सेल। कंट्रैक्ट शुड नॉट अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरिया। जो मकासिद शरिया हैं उनके अगेंस्ट ना हो। अब मकासिद शरिया तीन है: एजुकेटिंग द इंडिविजुअल, कि हर इंडिविजुअल को इल्म हो, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तमाम अम्बिया दुनिया के अंदर आए अल्लाह ताला की मार्फत को लोगों में आम करने के लिए। और जस्टिस, जब आदमी अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करेगा तो एक अदल की फ़ज़ा कायम होगी। और जब इल्म और अदल कायम होगा तो शरीयत के जो फ़वाइद हैं उन वो रियलाइज़ होंगे माशरे में। अब रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स क्या है? उनमें सबसे पहले एसेंशियल ज़रूरियात हैं, नेसेसिटीज़ हैं और एम्बेलिशमेंट्स हैं। एसेंशियल ज़रूरियात में क्या आता है? सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन। हर जो मुसलमान है उसके लिए सबसे पहले उसकी एसेंशियल जो बेसिक नीड है वो ये है कि अपने ईमान की, अपने दीन की हिफाजत करे। दूसरे नंबर पर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है कि इंसान की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हो, जानवर की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये एसेंशियल्स में आता है जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरिया हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग, औलाद का तहफ़्फ़ुज़ हो, नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ हो। और नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है शादी का एक कंसेप्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्ट है, इंसान की अक्ल का तहफ़्फ़ुज़ हो, प्रोटेक्ट हो, उसके लिए वो शराब वगैरह जिनसे इंसान की अक्ल ज़ाया होती है, ख़राब होती है, तो उन चीज़ों को मना किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इंसान की अपनी प्रॉपर्टी का भी तहफ़्फ़ुज़ करे और दूसरों की प्रॉपर्टी को भी नुकसान ना पहुँचाए। एसेंशियल ज़रूरियात वो हैं कि जिनको छोड़ देने से, तरक कर देने से बिल्कुल कैओस की फ़ज़ा माशरे में कायम हो। नेसेसिटीज़ वो ज़रूरियात कि जिनके तरक करने से हार्डशिप क्रिएट हो। और एम्बेलिशमेंट वो जो इंसान की ज़िंदगी में कदर सहूलत पैदा करती हैं। जैसे इंसान अगर कार यूज़ कर सकता है, इंसान जहाज़ के ज़रिए एक दूसरे मुल्क जा सकता है, तो ये एम्बेलिशमेंट में चीज़ें आ जाती हैं। लायबिलिटी फॉर लॉस एंड एंटाइटलमेंट टू प्रॉफिट। इस्लाम का एक प्रिंसिपल है कि आप प्रॉफिट को तब ही ले सकते हैं जब आप उसके लॉस की भी जिम्मेदारी लें। इस्लाम encourages us to share risk. A person is entitled to profit only when he bears the risk of loss. आप प्रॉफिट के तब हकदार बनेंगे जब आप लॉस का रिस्क भी उठाएं। Creditor does not bear any risk in loan, so रिबा इज हराम। रिबा क्यों हराम है? उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि क्रेडिटर लोन का रिस्क नहीं उठाता। वो ये कहता है कि मैं हर हाल में, मैंने 1 लाख रुपया दिया है तो मैं 1,10,000 हर हाल में लूँगा। परमिजिबिलिटी एज अ जनरल रूल, ये शरिया का एक रूल है। बट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड इज़ परमिटेड इन मैटर्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड कंट्रैक्ट्स। कि शरीयत ने कुरान में, अहादीस में जो जो कंट्रैक्ट ममनू हैं वो बयान कर दिए, वो बता दिए, क्योंकि परमिजिबल कंट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा हैं तो वो सारे बयान करना मुमकिन भी ना था। और दूसरी वजह यह है कि विद स्पैन ऑफ टाइम नए नई चीज़ें वजूद में, नए नए तरीके वजूद में आते हैं, तो उस वजह से उनको फोरकास्ट करके ही परमिजिबिलिटी या नॉन परमिजिबिलिटी बता देना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए वहाँ हमें ये पैटर्न नज़र आता है कि जो प्रोहिबिटेड है उसको बता दिया गया,
तो जो प्रोहिबिटेड नहीं है वो परमिटेड है। रूल क्या है? व्हाट इज नॉट प्रोहिबिटेड इज परमिटेड इन मैटर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड मैटर्स ऑफ कंट्रैक्ट। कुरान पाक ने टोल्ड ओनली हराम ड्रिंक्स बता दिए कि शराब हराम है या फला फला है, रादर मेंशनिंग लॉन्ग लिस्ट ऑफ हलाल ड्रिंक्स। क्योंकि अगर कुरान और हदीस में वो हलाल चीज़ें, हलाल ड्रिंक्स बयान शुरू कर देते वो तो एक अनएंडिंग एक लिस्ट बन जाती है। तो इसलिए हराम जो थोड़ी सी चीज़ें हैं ड्रिंक्स के बारे में तो वो बयान कर दिए गए। अब किंडरगार्टन है, औरतों का जॉब करना है, तकाफुल है, ये क्यों जायज़ है? क्योंकि दीज आर नॉट प्रोहिबिटेड ऑन द बेसिस ऑफ परमिजिबिलिटी एज अ जनरल रूल, ये चीज़ें अलाउड हैं। डिफरेंट प्रिंसिपल इन मैटर्स ऑफ वर्शिप एंड ट्रांजैक्शन। इस्लाम का वर्शिप के बारे में और ट्रांजैक्शन के बारे में जो प्रिंसिपल है, रूल है, वो डिफरेंट है, वो एक नहीं। इबादत क्या है? मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, हज ज़कात रखना, इन्हें हम इबादत कहते हैं। इबादत के बारे में कुरान हदीस में पैटर्न ये है कि उनको तफसील से बयान कर दिया गया। अनअफेक्टेड बाय टाइम एंड स्पेस, ये इबादत जो हैं वो वक़्त के साथ अनअफेक्टेड हैं, वो चेंज नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग जैसे नमाज पढ़ते थे अब क़यामत तक वही पैटर्न है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नो सब्जेक्ट टू चेंज एंड मॉडिफिकेशन बाय मीन ऑफ इज्तिहाद और अदरवाइज। ये रूल इन मैटर्स ऑफ वर्शिप है, इबादत के मामले में ये रूल है। रूल इन मैटर्स ऑफ वर्शिप, प्रोहिबिशन एक्सेप्ट व्हाट इज रिकमेंडेड, कि कुरान पाक ने जो जो चीज़ें बयान कर दी हैं वो बस जायज़ हैं और उसके अलावा बाकी चीज़ जो है वो ममनू है। न्यू फॉर्म्स आर नॉट अलाउड, और उसमें हर नई चीज़ को बिदअत कहा जाएगा। इनमें मिसाल के तौर पर नमाज है, हम सिर्फ वही वैसे तरीके से पढ़ सकते हैं जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, और ये वो बयान उनका उस वक़्त के ज़माने से लेकर आज भी वही है और आने वाले वक़्त में भी वही होगा, उसमें कुछ तब्दीली नहीं होगी। हज के मामलात हैं, लेकिन सो फार एज ट्रांजैक्शंस या मामलात का मामला है, कुरान हदीस के अंदर मामलात को इन जनरल डिस्कस किया गया है। मैटर्स पर्टेनिंग टू इंडिविजुअल इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्फ, क्योंकि ये मामलात को जनरल तौर पर इसलिए बयान किया गया क्योंकि ये नॉट फोरसीएबल, इनको पेश गोई नहीं कर सकती कि इंसानों का कौन कौन सा मामला आपस में पेश आएगा, और ये चेंजेबल हैं इन डिफरेंट एपॉक्स ऑफ टाइम, वक़्त की तब्दीली के साथ, विद इन वेरियस जियोग्राफिकल एंटिटीज़। और ये मामला वक़्त के साथ, टाइम एंड स्पेस के साथ चेंज हो जाते हैं। अब रूल इन मैटर्स ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? परमिजिबिलिटी एक्सेप्ट व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड, यानी कि हर वो चीज़ जायज़ है जो ममनू नहीं। कुरान पाक ने प्रोहिबिटेड चीज़ों को बता दिया गया, और उसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो परमिजिबल है, बशर्तिया उसमें प्रोहिबिटेड का कोई एलिमेंट भी ना हो। हर वो चीज़ परमिजिबल है जो प्रोहिबिटेड नहीं है, और ना वो प्रोहिबिटेड का एलिमेंट अपने अंदर रखती। Every transaction is allowed unless it is not prohibited and does not has any element of prohibition, यानी कि ना तो वो prohibited हो ना उसके अंदर prohibition का element हो। एग्जाम्पल्स है यूजिंग डेबिट कार्ड फॉर पेमेंट, मिसाल के तौर पर डेबिट कार्ड यूज़ करना है, ये परमिजिबल है क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड नहीं है, ना इसके अंदर कोई प्रोहिबिशन का एलिमेंट है। हम चेक यूज़ करते हैं अपनी पेमेंट के लिए, तो ये परमिजिबल है क्योंकि ये प्रोहिबिटेड नहीं है, ना प्रोहिबिटेड एलिमेंट रखता है, एटीएम कार्ड ट्रांसफ़र वगैरह। अब हम जान चुके हैं कि कंट्रैक्ट क्या होता है और कंट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या हैं।
तो हमने ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को समझ लिया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और सब्जेक्ट मैटर को एग्जांपल के साथ हम समझ चुके हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, कंसेंट, पार्टीज और सब्जेक्ट मैटर। इन स्लाइड्स में हम कंसेंट को, ऑफर और एंड एक्सेप्टेंस को डिटेल से देखेंगे कि ऑफर क्या चीज़ है। ऑफर ये कहलाती है टू डू समथिंग पॉजिटिव, कि किसी चीज़ का पॉजिटिव इजहार करना, ऑफर कर देना, रजामंदी। मिसाल के तौर पर मैंने मोबाइल को बेचने का इरादा करता हूँ, तो ये मोबाइल को बेचना मेरी ऑफर है का इरादा। अब इसमें यह भी है, इस्लामिक लॉ इज साइलेंट अबाउट द विलिंगनेस ऑफ पार्टी टू अब्सटेन फ्रॉम। एक तो ये होता है कि मेरी रजामंदी है कि मैं मोबाइल बेचने का इरादा करता हूँ। दूसरा, क्या शरीयत के अंदर किसी को हम ये मना भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि आप मोबाइल ना बेचो, फ्रॉम अ थिंग आल्सो कंस्टिट्यूट ऑफर और नॉट। इसके बारे में इस्लामिक लॉ साइलेंट है कि अब्सटेन फ्रॉम अ थिंग ऑफर हो सकती है या नहीं। वो डेक्लेरेशन, वो इजहार जो ऑफर के जवाब में किया जाता है ऑफर को कंफर्म करने के लिए, उसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। सब्सिक्वेंट डेक्लेरेशन दैट कंफर्म्स द ऑफर। अब सीगा की ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की शराइत क्या है कि ये क्लियर होना चाहिए, ऑफर भी क्लियर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी क्लियर होनी चाहिए। कन्फर्मिटी ऑफ ऑफर विद एक्सेप्टेंस, के ऑफर जो है वो एक्सेप्टेंस को कंफर्म करती हो। ये ना हो कि ऑफर और एक्सेप्टेंस में तसादम हो। मिसाल के तौर पर मैंने ऑफर किया मोबाइल, तो जो एक्सेप्ट करने वाला है वो कहता है मैं लैपटॉप को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा, क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस किसी एक चीज़ के बारे में नहीं है बल्कि डिफरेंट चीज़ के बारे में है। कन्फर्मिटी ऑफ ऑफर ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, यानी कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सेम सब्जेक्ट मैटर के बारे में हो। इशुएंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन सेम सेशन, यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस एक सेम मजलिस के अंदर हो, सेम मीटिंग के अंदर हो, सेम सेशन के अंदर हो। अब वो कौन से 3 चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं जो यूनिटी ऑफ सेशन से एग्जेम्प्ट हैं, जिनके लिए यूनिटी ऑफ सेशन लाजमी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, आपने किसी को अपना एजेंट बनाना है तो वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही मजलिस के अंदर हो। आपने कोई वसीयत करनी है, उसके लिए जिसके हक में कर रहे हैं उसकी एक ही मजलिस में प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ एन एग्जीक्यूटर फॉर अ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, तो इसके लिए भी मजलिस की, सेम मजलिस की शर्त नहीं है। अब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की काइंड्स कौन कौन सी है? ये बाय वर्ड्स भी हो सकता है, बाय राइटिंग भी हो सकता है, बाय जेस्चर एंड इंडिकेशन भी हो सकता है, बाय कंडक्ट भी हो सकता है। अच्छा, वर्ड्स के में सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें पास्ट टेंस, माजी का सीगा यूज़ करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने अपना मोबाइल बेचा, तो इसमें पास्ट टेंस है। या मैं अपना मोबाइल ऑफ़र, मैंने आपको ऑफ़र किया, मैंने खरीद लिया, तो इसमें पास्ट टेंस होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। प्रेजेंट जो है वो भी चल जाता है, वैलिड है, बट सर्कमस्टांसेस शुड सपोर्ट इट। आइडियली पास्ट टेंस में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जो फ्यूचर में है, फ्यूचर में कि मैं मोबाइल ख़रीदूँगा, मैं लैपटॉप ख़रीदूँगा, मैं बेचूँगा, ये इजाज़त नहीं है। और डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इनवैलिड है शरिया के अंदर, इस्लामिक फाइनेंस के अंदर, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑप्शंस हो गया, स्वैप्स हो गया, इनमें फ्यूचर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है, तो दैट्स वाई दीज आर इनवैलिड। मेजोरिटी व्यू पॉइंट के नज़दीक राइटिंग के ज़रिए भी आप ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। वैलिड एंड इवन दे आर एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि ऑफ़र और एक्सेप्ट करने वाला डिफरेंट प्लेसेस में है, तब भी वो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस लिख के, लिखाई में, कागज़ पे या मेल वगैरह के ज़रिए मेजोरिटी व्यू पॉइंट है उलमा का, उनके नज़दीक ठीक है। इवन दे आर एट डिफरेंट सेशन, सम ऑफ शाफिज
या एक्सेप्ट हम्बलीज, यानी कि आप इसमें यह है कि मेजोरिटी व्यू पॉइंट है कि ये बाय राइटिंग भी वैलिड है। अब जेस्चर एंड इंडिकेशन के जरिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो सकती है या नहीं? हनफी एंड शाफी के नज़दीक हु कैन स्पीक और राइट कैन नॉट डू बाय जेस्चर। उनका हनफी और शाफी का स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जो बंदा बोल सकता है या लिख सकता है वो जेस्चर के जरिए या इंडिकेशन के जरिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं कर सकता। लेकिन मालकी वो क्या क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देम व्हाटएवर कन्वेज द विलिंगनेस ऑफ द पार्टी इज सफिशिएंट, के किसी भी तरीके से पार्टीज की रजामंदी का इजहार हो जाए तो वो सफिशेंट है, काफ़ी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड और नॉट। उनके नज़दीक यानी कि जेस्चर और इंडिकेशन के जरिए भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो सकती है। तो लिहाजा माल की अलो विलिंगनेस बाय जेस्चर। बाय कंडक्ट, प्रैक्टिकली आपने कुछ बोले कुछ सुने बगैर। अलाउड बाय मेजोरिटी बट विद सर्टेन कंडीशन, वो क्या कंडीशन है? कंडक्ट मस्ट बी फ्रॉम बोथ साइड्स, देयर शुड, दोनों अतराफ से होना चाहिए। देयर शुड बी नो एविडेंस विच निगेट्स कंसेंट ऑफ एनी पार्टी, किसी ऐसे अमल का इजहार ना हो कि किसी एक पार्टी की रजामंदी साबित ना होती हो। इट मस्ट बी ऑफ स्मॉल वैल्यू बट माल की अलो फॉर एक्सपेंसिव आइटम्स टू, यानी मेजोरिटी का व्यू है कि ये कंडक्ट जो है ना बाय वे ऑफ कंडक्ट ये स्मॉल वैल्यूज के लिए होना चाहिए, लेकिन मालकी के नज़दीक ये है कि एक्सपेंसिव भी हो तो ठीक है। ये बाय कंडक्ट की मिसाल कैसे हो सकती है? मिसाल के तौर हम किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाते हैं, उन्होंने चीज़ें सजाई होती हैं रैक्स के अंदर, हम एक चीज़ को पिक कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने लेस ले लिया, तो अब लेस को पिक कर लिया रैक से, ये मेरी ऑफर है कि मैं ख़रीद रहा हूँ, ठीक है, और मैंने जाके पेमेंट भी कर दी और लेने वाले ने, जो सेलर है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कुछ ना खरीदने वाला बोला ना बेचने वाला बोला, तो ये हमने प्रैक्टिकली एक कंडक्ट के जरिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कर ली। मेजोरिटी जो अलाउ करती है लेकिन शाफी डू नॉट अलाउ। अब लैप्स ऑफ एन ऑफर, के ऑफर कितने अरसे तक वैलिड होती है? व्हेन वन ऑफ पार्टी टॉक्स अबाउट अनरिलेटेड टॉपिक showing avoidance if acceptance is made subsequent to those actions, contract is not valid as the offer no longer exists। यानी कि ऑफर करने वाला और एक्सेप्ट करने वाला उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और फौरन उनकी एक्सेप्टेंस हो जाए, लेकिन अगर एक पार्टी ने ऑफर कर दिया है तो जो एक्सेप्टर है वो एक्सेप्ट करने के बाद किसी और टॉपिक को बोलना शुरू कर दिया, छेड़ लिया, तो फिर जो ऑफर है ना वो गुजर जाएगी। यानी कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के दरमियान में कोई और टॉपिक डिस्कस ना हो। अब काजेज ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑफर, majority offerer can withdraw his offer even within same session but it should be for acceptance। मेजोरिटी का व्यू पॉइंट है कि उस सेम सेशन के अंदर भी ऑफर करने वाला विड्रॉ कर सकता है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस से पहले हो। मेजोरिटी व्यू बट काउंट विड्रॉ अकॉर्डिंग टू मालिकी, लेकिन मालिकी के नज़दीक जब ऑफर कर दी तो विदड्रॉ नहीं कर सकता। मेजोरिटी के नज़दीक विदड्रॉ कर सकता है, मालिकी के नज़दीक नहीं कर सकता। डेथ ऑफ आइदर पार्टी बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले ही किसी एक पार्टी का इंतकाल हो जाए तो वो ऑफर कैंसिल हो जाएगी। लॉस ऑफ कैपेसिटी, एक बंदा पहले हवास वाला था, अक्ल समझ बूझ वाला था, लेकिन अब उसकी सोचने समझने की सलाहियत चली गई। एंड इंसॉल्वेंसी सीजीज ऑफर टू एग्जिस्ट, आदमी पहले सॉल्वेंट था लेकिन इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफर ख़त्म हो जाएगी। टर्मिनेशन ऑफ मजलिस, मजलिस ही ख़त्म हो गई। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना थी वही तबाह हो गया, वही नहीं रहा, तो ख़त्म हो जाएगी ऑफर। अब आगे यह है कि इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर क्या है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के कवायद व ज़वाबत क्या हैं, तो अब सब्जेक्ट मैटर के कवायद व ज़वाबत क्या हैं, ये हमारी रिवीजन है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन विच लीगल ऑब्लिगेशंस आर मैनिफेस्टेड।
कि जिसके बारे में ऑफ़र करने वाला ऑफ़र करता है और सब एक्सेप्ट करने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने ऑफ़र किया कि मेरा मोबाइल 10,000 रुपये में मैं बेचना चाहता हूँ और एक्सेप्ट करने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑफ़र करने वाले और एक्सेप्ट करने वाले का जो इजहार है ख़रीदने का और बेचने का वो मोबाइल के बारे में था। तो मोबाइल सब्जेक्ट मैटर है। ये कमोडिटी भी हो सकती है, परफॉर्मेंस और सर्विसेज भी हो सकती है, डॉक्टर के केस में, टेलर के केस में या पेंटर के केस में। तो सब्जेक्ट मैटर जो है ना वो सर्विसेज और परफॉर्मेंस वगैरह भी हो सकती है। अब जो सब्जेक्ट मैटर है ये डिफर्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। मिसाल के तौर पर सेल कंट्रैक्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है वो आइटम सोल्ड है जो बेची गई। इजारा कंट्रैक्ट में यूज़ुफ्रक्ट है। मिसाल के तौर पे मैंने एक अपना घर है वो किराए पे दे दिया, इजारा पे दे दिया। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर यूज़ुफ्रक्ट है, घर को इस्तेमाल करना, घर से नफ़ा उठाना, घर की मनाफत, ये सब्जेक्ट मैटर है। हवाला कंट्रैक्ट में डेट दैट इज ट्रांसफर्ड वो सब्जेक्ट मैटर है और वकाला कंट्रैक्ट में सर्विसेज सब्जेक्ट मैटर है। अब सब्जेक्ट मैटर की कंडीशंस क्या हैं? वो 5 हैं। लीगैलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर के शरिया के मुताबिक हो, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर वो एग्जिस्ट भी करता हो, सर्टेनिटी ऑफ डिलीवरी भी हो कि वो यकीनी हो कि वो डिलीवर भी हो जाएगा, प्रीसाइज डिटर्मिनेशन के अच्छे तरीके से वो आपने डिटर्मिन कर लिया, और लीगैलिटी ऑफ अंडरलाइंग काज और आपकी जो नीयत है वो भी ठीक होनी चाहिए। अब लीगैलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर में क्या है कि कमोडिटी सर्विस परफॉर्मेंस मस्ट नॉट इंक्लूड प्रोहिबिटेड एलिमेंट बाय शरिया लाइक वाइन पोर्क। यानी कि शरिया में जो हलाल चीज़ें हैं सिर्फ वही सब्जेक्ट मैटर बन सकते हैं, जो हराम हैं वो सब्जेक्ट मैटर नहीं बन सकते। वाइन पोर्क इंटॉक्सिकेंट्स ये हराम हैं इसलिए ये सब्जेक्ट मैटर नहीं बन सकते। Prohibited to acquire and transfer through contract anything that शरिया declared हराम। जिस चीज़ को शरिया ने हराम करार दे दिया तो कंट्रैक्ट के ज़रिए उसको हासिल करना, उसको ट्रांसफ़र करना ये भी प्रोहिबिटेड है। अब कंट्रैक्ट जो जो ये कंट्रैक्ट है मिसाल के तौर पर एनिमल्स विच डाइड नेचुरली और नॉट स्लॉटर्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक टीचिंग। ऐसे जानवर जो कुदरती मौत मार गए या उनको शरिया की टीचिंग्स के मुताबिक ज़िबा नहीं किया, या सुअर का गोश्त या खून, वाइन, इंटॉक्सिकेंट, प्रोस्टिट्यूशन, तो ये सब्जेक्ट मैटर नहीं बन सकते। पब्लिक प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर नहीं बन सकती, मस्जिद सब्जेक्ट मैटर नहीं बन सकती, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट मैटर नहीं बन सकते। अडल्टरी, ऑब्सैनिटी, इमोरलिटी, फिश इन द सी अगर जो उसकी वजह गरर है विच येट टू बी ऑन, मॉर्गेज प्रॉपर्टी नहीं बन सकते सब्जेक्ट मैटर। क्यों? बिकॉज राइट ऑफ द क्रेडिटर एंड द मॉर्गेजी आर अटैच टू इट। अब एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर में क्या है? सब्जेक्ट मैटर शुड आइदर बी इन एक्चुअल एग्जिस्टेंस और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त सब्जेक्ट मैटर एक्चुअल वजूद हो उसका, और इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्वायर्ड एंड डिलीवर्ड टू अ प्रोस्पेक्टिव बायर इन फ्यूचर, या फ्यूचर में बाद में आप उसको डिलीवर करने के काबिल हों। ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड टू एग्जिस्टेंस एंड एक्विजिशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर आर फॉरबिडन। ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनके बारे में गरर हो, जिनके वजूद के बारे में, या जिन ऐसे सब्जेक्ट मैटर के हसूल में डाउट हो, तो उनकी सेल परचेज इनवैलिड है। एग्जाम्पल वो गरर में हम ऑलरेडी ये चीज़ देख भी चुके हैं। सेल ऑफ अ फिश स्टिल इन वाटर, पानी में जो मछली है वो गरर की वजह से अनसर्टन है तो वो सब्जेक्ट मैटर नहीं बन सकता। मिल्क इन द अडर्स ऑफ द मिल्क, जो जानवर के थनों में दूध है वो सब्जेक्ट मैटर नहीं बन सकता। फीटस येट इन द मदर्स वॉम, जो माँ के पेट में जानवर है वो बच्चा, ये सब्जेक्ट मैटर नहीं बन सकता। ये शरिया का कवायद और ज़वाबत है कि जो चीज़ आप बेचना चाहते हैं वो उस एग्जिस्टेंस हो उसका और आप कैपेबल हो डिलीवर करने के। लेकिन इसमें दो चीज़ों की एग्जप्शंस है। वो क्या है? एक सलम कंट्रैक्ट है और एक इस्तिस्ना कंट्रैक्ट है। अब सलम कंट्रैक्ट क्या होता है, इस्तिस्ना कंट्रैक्ट क्या होता है, वो अभी थोड़ी देर बाद
हम उसको देखेंगे कि सलम कंट्रैक्ट क्या है, इस्तिस्ना कंट्रैक्ट है। बहरहाल यहाँ अभी इतना काफ़ी है कि जो जनरल रूल है, प्रिंसिपल है कि सेल करने के लिए सब्जेक्ट मैटर का वजूद हो, उससे सलम एग्जाम्प्ट है और इस्तिस्ना एग्जाम्प्ट है। सर्टेनिटी ऑफ डिलीवरी, यानी ये सर्टेनिटी हो, यकीनी हो कि आप उसको डिलीवर करने पे कादर हैं, कुदरत रखते हैं। एबिलिटी और कैपेसिटी टू डिलीवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये कैपेबिलिटी एट द टाइम ऑफ, जब कॉन्ट्रैक्ट जो है कंक्लूड हो रहा होता है, उस वक्त देखी जाएगी कि आप कुदरत रखते हैं इसको डिलीवर करने के। क्योंकि जो एक सेल का मकसद है वो ये होता है कि जो बायर है उस चीज़ का मालिक बन जाए। एक आदमी मुझसे लैपटॉप खरीदना चाहता है तो उसका मकसद ये है कि वो मुझे पैसे अदा करे और उसके बदले में लैपटॉप का मालिक बन जाए। तो जब उसके मालिक बनने में ही डाउट्स होंगे तो वो कैसे एक सेल कंक्लूड होगी। दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल टू सेल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज मॉर्गेज एंड प्लेज। Precise determination of subject matter. सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी प्रिसाइजली डिटरमिन्ड, यानी अच्छे तरीके से आपने उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह बयान कर दी हैं, डिटरमिन कर लिया। अब ये कैसे, दो तरीकों से इसको प्रिसाइजली डिटरमिन हो सकता है, एक बाय एग्जामिनेशन और एक बाय सेल बाय डिस्क्रिप्शन। एग्जामिनेशन क्या है? सी एंड एग्जामिन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपने उसको अच्छे तरीके से मुआयना किया है। जब सब्जेक्ट मैटर मजलिस के अंदर मौजूद हो तो उसकी एग्जामिनेशन नेसेसरी है कि आप एक दफ़ा देख लें। आपने शर्ट आप परचेज़ करने गए तो आप उस दुकान पे मौजूद हैं, शर्ट आपके सामने है, तो आप उसको प्रिसाइजली देख लें कि शर्ट को आपने कौन सी परचेज़ करनी है। बाय सेल बाय डिस्क्रिप्शन, के डिस्क्रिप्शन जो है मस्ट बी डिटेल्ड इनफ टू डू अवे विद एनी, यानी कि डिस्क्रिप्शन इतने अच्छे तरीके से हो कि कोई अनसर्टेनिटी ना हो, कोई वेगनेस ना हो, क्लियर होनी चाहिए। लीगैलिटी ऑफ अंडरलाइन कॉज, यानी आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट को करते वक्त जो आपकी नीयत है वो क्या है, वो भी सही होनी चाहिए। कंट्रैक्ट मेड फॉर यूज ऑफ प्रॉपर्टी इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, अगर आपने एक घर को खरीदा कोई जुर्म करने के लिए, तो वैसे तो वो प्रॉपर्टी का सेल परचेज ठीक है, लेकिन आपकी नीयत ख़राब है कि आपने कोई बुरा काम करना है, तो उस बुरे काम करने की नीयत की वजह से प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट भी आपका इनवैलिड हो जाएगा। व्हेन द पार्टीज नो दिस फैक्ट इज अनलॉफुल। मिसाल के तौर पर सेलिंग अ वेपन हु विल किल द इनोसेंट, ऐसे आदमी को हथियार बेचना जो मासूम लोगों को कत्ल करेगा। वैसे तो वेपन को सेल करना हिफाजत के लिए तो वो जायज़ है, लेकिन अगर उसका मकसद ही है मैंने मासूम लोगों को कत्ल करना है, तो ये वेपन को सेल करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इनवैलिड हो जाएगा ड्यू टू इलीगल अंडरलाइन कॉज। अब कॉन्ट्रैक्ट मेड टू यूज प्रॉपर्टी फॉर कमीशन, ये ऑलरेडी हो गया। सेल ऑफ ग्रेप्स फॉर वाइन, एक जो अंगूर बेचना है वो तो जायज़ है, अंगूर भी बेचना जायज़ है, अंगूरों की सेल भी जायज़ है। लेकिन एक बंदा ऐसा है, हमें पता है कि वो शराब बनाएगा इससे, तो ऐसे बंदे को अंगूर बेचना हराम, इनवैलिड है। अब लीजिंग फॉर ब्रोथल, मकान किराए पे देना जायज़ है, लेकिन अगर कोई आदमी ब्रोथल बनाएगा उसे, तो ऐसे आदमी को मकान देना इनवैलिड है। ऑल कंट्रैक्ट जो इमोरलिटी को प्रमोट करें, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हों, पर्सन को प्रॉपर्टी को के लिए नुकसानदेह हों, वो कंट्रैक्ट वॉइड हैं। किसी आदमी को गैम्बलिंग करने के लिए लोन देना इनवैलिड है। कंट्रैक्ट ऑफ मैरिज फॉर री मैरिज, एक आदमी के साथ शादी का मामला करना टू फैसिलिटेट री मैरिज, उसकी इजाज़त नहीं है, तो बेअल-इना की इजाज़त नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने एक चीज़ 100 रुपये की बेच दी एक किताब को उधार, ठीक है, लेकिन उसी से वही किताब आपने 80 रुपये में कैश ले ली, कैश पे करके, तो बेअल इना इनवैलिड है। अब आगे है कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं उनकी लीगल कैपेसिटी क्या है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं कंसेप्ट इंग्लिश में भी
ये सारी वीडियोस बना चुका हूँ कंसेंट के बारे में, सेपरेट पार्टीज के बारे में और सब्जेक्ट मैटर के बारे में। अब कैपेसिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द लीगल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू एस्टैब्लिश राइट्स फॉर हिमसेल्फ और अंडरटेक ऑब्लिगेशंस। ये एक इंसान की एक सलाहियत को, अहलियत को जाहिर करता है कि वो अपने लिए कुछ राइट्स को कायम कर सके या कुछ जिम्मेदारी ले सके, अपने लिए कुछ हक कायम करने और अपने लिए कुछ जिम्मेदारी उठाने की इस्तेदाद और सलाहियत को कैपेसिटी कहते हैं। अब ये लीगल कैपेसिटी की एग्जम्पशन है वो बच्चा या ल्यूनेटिक पर्सन। अब ये अंडरटेक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, लेकिन कुछ राइट्स ये ऑटोमेटिक इनको ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक चाइल्ड है, एक ल्यूनेटिक पर्सन है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो कंक्लूड नहीं कर सकता लेकिन हैज़ राइट टू रिसीव शेयर, लेकिन उसको विरासत का हक जो है ना वो ऑटोमेटिक मिलेगा। शेयर इन द विल क्रिएटेड इन फेयर, ऐसी विल, ऐसी वसीयत जो उसके हक में की जाए वो चाइल्ड और लुनेटिक पर्सन उसको रिसीव करेगा। या वो फैमिली तकाफुल के अंदर जो बेनिफिशरी है उसका राइट वो रिसीव कर सकता है, या वक़्फ़ जो उसकी फेवर में की गई है वो उसको लेने का हकदार है। अब जो लीगल कैपेसिटी है वो उसकी दो किस्में हैं, एक पैसिव और एक एक्टिव। पैसिव को हम अहलियतुल वजूब भी कह सकते हैं और दूसरी को अहलियतुल अदा कह सकते हैं। अब आगे अहलियतुल वजूब की दो अकसाम है, इनकम्प्लीट रिसेप्टिव कैपेसिटी और कंप्लीट रिसेप्टिव कैपेसिटी। अब इसको आगे थोड़ा सा तफसील से देखते हैं। अब पैसिव और रिसेप्टिव कैपेसिटी या अहलियतुल वजूब क्या चीज़ होती है? कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू रिसीव राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अब ये अपने हक में राइट्स को भी रिसीव करता है और ऑब्लिगेशन को भी रिसीव करता है। यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड, ऑब्लिगेशंस को अंडरटेक नहीं कर रहा बल्कि ऑब्लिगेशंस को भी रिसीव कर रहा है अहलियतुल वजूब में। अब इट इज़ पोजेस्ड बाय ऑल ह्यूमन बीइंग्स वेदर दे आर चिल्ड्रन, अडल्ट, सेन और इनसेन। अहलियतुल वजूब हर आदमी, हर चाहे वो बच्चा है, अडल्ट है, सेन है, इंसेन, वो उसको रखता है। इसमें एक कायदा है, अहलियतुल अदा और नॉट अहलियतुल वजूब। हर अहलियतुल अदा अहलियतुल वजूब होता है, हर अहलियतुल अदा और नॉट अहलियतुल वजूब। दिस इज रॉन्ग, ये गलत लिखा हुआ है। हर अहलियतुल अदा वो अहलियतुल वजूब भी होता है, लेकिन हर अहलियतुल वजूब अहलियतुल अदा नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, आगे उसकी पहली किस्म है इनकम्प्लीट रिसेप्टिव कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ दैट enables a person to receive only rights but not obligations। इसमें सिर्फ राइट्स को रिसीव करता है, ऑब्लिगेशन को रिसीव नहीं करता। ये पहली जो किस्म है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो फीटस है माँ के पेट में है, हैज़ द राइट टू रिसीव शेयर ऑफ इनहेरिटेंस, वक़्फ़ को ले सकता है अपनी फेवर में, लेकिन वो उन राइट्स को नहीं ले सकता जिनमें रजामंदी चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर अगर जो माँ के पेट में एक बच्चा है, हमने उसको कोई गिफ्ट दे दिया तो वो गिफ्ट नहीं ले सकता क्योंकि गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रजामंदी चाहिए होती है। हाँ, वो अपना वरासत का हिस्सा ले सकता है बशर्ते कि उसकी पैदाइश जिंदा हो, अपने राइट्स रिसीव कर सकता है लेकिन कोई गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकता। कंप्लीट रिसेप्टिव कैपेसिटी, कंप्लीट कैपेसिटी थ्रू विच अ पर्सन रिसीव्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। इसमें राइट्स भी रिसीव कर रहा है, ऑब्लिगेशन भी रिसीव कर रहा है। जो इनकम्प्लीट है वहाँ पे सिर्फ राइट्स को रिसीव कर रहा है, ऑब्लिगेशन को रिसीव नहीं कर रहा, और कंप्लीट में ऑब्लिगेशन भी रिसीव करता है, राइट्स भी रिसीव करता है। A person acquires this capacity after birth and has until death। पैदाइश से ये कैपेसिटी शुरू होती है और डेथ तक रहती है। मिसाल के तौर पर जो बच्चे हैं वो राइट्स और ऑब्लिगेशन रिसीव करते हैं। गार्डियंस आर एक्टिंग ऑन देयर बिहाफ, दे कैन एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और गिफ्ट थ्रू गार्डियंस के जरिए वो सेल परचेज कर सकते हैं। और दे हैव ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नेसेसिटीज ब्रॉड फॉर देम। अगर उनका गार्डियन उनकी देखभाल करते हुए उनके ऊपर जो खाने पीने में जो अखराजात आते हैं वो उन्हीं की प्रॉपर्टी से उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो पे करेंगे। अब पेमेंट ऑफ ज़कात बाय द चाइल्ड, इसमें हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहते हैं जो कि ज़कात एक इबादत है
लिहाजा बच्चों पे फ़र्ज नहीं है, लिहाजा वो ज़कात नहीं देंगे। चाइल्ड इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे ज़कात। लेकिन जो मेजॉरिटी व्यू पॉइंट है वो कहते हैं ज़कात बेशक इबादत है, लेकिन वो इबादत फ़र्ज बच्चे पे नहीं है बल्कि उसकी प्रॉपर्टी पे है। तो ये दिस इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन हनफी एंड मेजॉरिटी। अब एक्टिव लीगल कैपेसिटी अहलियतुल अदा क्या होती है? ये रेफर करती है एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू मैनेज, के वो अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है, अपने राइट्स अपने हक में उसको एक्सरसाइज कर सकता है, जिम्मेदारी ले सकता है शरिया के क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक बगैर किसी की अप्रूवल के। यानी एक आदमी है उस वो बगैर माँ बाप की गार्डियन की हर किसी की रजामंदी के बगैर कोई सेल परचेज कर सकता है, अपने हक में जिम्मेदारी उठा सकता है, तो उसको हम एक्टिव लीगल कैपेसिटी कहते हैं। जो कुरान की आयत से हमें मिलता है कि अहलियतुल अदा कौन है, तो एज उसमें एज ऑफ मैरिज का जिक्र है, प्यूबर्टी का, जब वो बालिग हो शादी हो कर दें, और उसमें साउंड जजमेंट और मेचोरिटी का जिक्र है। अब ये फैक्टर साउंड जजमेंट मेचोरिटी ऐसे हैं जो इजीली डिटर्मिनेबल नहीं है, इसलिए जो ज्यूरिस्ट हैं वो रिलाई करते हैं उन एज पे। हनफी के नज़दीक अहलियतुल अदा या बलूगत जो है वो 18 साल मेल के लिए है, फीमेल के लिए 17, बट अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी व्यू पॉइंट 15 फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। अब सभी अलमुमय्यज़ का क्या कंसेप्ट है? एक ऐसा बच्चा जो गुड और बैड के अंदर डिस्टिंग्विश कर सके, फ़र्क कर सके, उसको सभी अलमुमय्यज़ कहते हैं। हनफी और मालिकी ही इसके कायल हैं। उनके नज़दीक 8 साल से लेकर प्यूबर्टी एज बालोगत की एज तक का जो दरमियान का पीरियड है, इसमें बच्चे को इतनी समझ होती है कि वो अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सके। तो वो कहते हैं कि वो बच्चा कंक्लूड कर सकता है कंट्रैक्ट जो बेनिफिशियल टू हिम है गार्डियन के बगैर, लेकिन वो कंट्रैक्ट जो उसके लिए हार्मफुल है वो कंक्लूड नहीं कर सकता इवन विद हिज गार्डियन की परमिशन के साथ भी वो हार्मफुल कंट्रैक्ट को कंक्लूड नहीं कर सकता। लेकिन शाफी और हम्बली सेज कहते हैं कि सभी अलमुमय्यज़ के पास रेक्विजिट कैपेसिटी नहीं है, वो कंक्लूड नहीं कर सकता विद और विदाउट परमिशन ऑफ गार्डियन। हाँ, अलबत्ता जो गार्डियन है वो उसके बिहाफ पे कंक्लूड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। तो शाफी और हम्बली सभी अलमुमय्यज़ के कायल नहीं हैं। circumstances that affect legal capacity, उसमें इंसैनिटी है, जुनून, पार्शल इंसैनिटी है, एम्बेसिलिटी है, फॉरगेटफुलनेस है, भूल जाना, प्रोडिगैलिटी है, वीकनेस ऑफ इंटेलेक्ट है, स्लीपिंग पर्सन, अनकॉन्शियसनेस, डेथ, इलनेस और इंटॉक्सिकेशन है, बैंकरप्सी है, कोएर्शन है। अब इनको ज़रा तफसील से देखते हैं कि इंसैनिटी कैसे इंसान की लीगल कैपेसिटी को मुतासर करती है। Contract performed by insane person is equal to status of child who could not distinguish between good and bad। एक इंसान जो पागल है उसकी हैसियत एक बच्चे की तरह है जो अच्छे और बुरे में फ़र्क भी नहीं कर सकता। तो वो जो कर नहीं सकता वो कॉन्ट्रैक्ट भी कंक्लूड नहीं कर सकता। सिंपल। पार्शियल इंसैनिटी के एक बंदा कभी उसका दिमाग ठीक काम करता है, कभी ठीक नहीं काम करता, तो उस स्टेट में जब उसका काम ठीक काम करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड कर सकता है। सैनिटी कैन बी कंटिन्यूस और कंटिन्यूस नॉन कंटिन्यूस। A transaction made by a person who is not continuous insane in his state of sanity, जब वो उसका दिमाग ठीक होगा, स्टेबल होगा, साउंड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो वैलिड होगा। अगर उस स्टेट ऑफ माइंड में उसने किया जब वो डीरेंज्ड था, जब वो इंसेन था, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैलिड नहीं होगा। Imbecile is a person who is deranged in mind whose understanding is weak, जिसकी समझ जो है कमज़ोर है, वो बोलने में कंफ्यूज है, उसका स्टेटस बच्चे की तरह है। वो बेनिफिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो कंक्लूड कर सकता है, जो उसके हक के लिए उसके हक में नुकसानदेह हैं उनको कंक्लूड नहीं कर सकता। अब एक भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस, एक आदमी भूल जाता है, तो मेजोरिटी का व्यू पॉइंट ये है कि मिस्टेक से या फॉरगेटफुलनेस से जो कंट्रैक्ट किया वो इज़ नॉट अ कंट्रैक्ट एट ऑल, तो वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन वो एक हदीस की बुनियाद पर मेजोरिटी कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है कि मेरी उम्मत से निसियान और भूल जाना वो माफ़ कर दिया गया है। तो लेकिन जो हनफी हैं वो मेंटेन दैट डोर कि अगर हम इसकी इजाज़त देंगे
तो फिर हर आदमी कह देगा कि मैंने भूल के कंट्रैक्ट किया था, तो वो एक ऐसा डोर ओपन हो जाएगा। सो जो कंट्रैक्ट की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी के लिए। So that's why Hanafis maintain that door will be open for setting up false defense and security of transaction. Demands security of transaction demands that this should not be allowed. यानी कि अगर ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन की डिमांड करती है कि इस चीज़ की इजाज़त ना हो। प्रोडिगैलिटी यानी कि एक बंदा है, उसकी समझ कम है और वो फजूल खर्च है, और उसके डिसीजन जो हैं शरिया की गाइडलाइन से मुतसादम हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपल्सिव गैम्बलर है जिसकी ये आदत है, इनबिल्ट हो गई कि वो जुआ खेलता है और अपना वो पैसा ज़ाया करता है। अ पर्सन हु इज़ ऑफ लिटिल अंडरस्टैंडिंग, या एक आदमी ऐसा है जिसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी कमज़ोर है कि इजीली उसको धोखा दिया जा सकता है। तो ऐसे को आदमी को जो है ना वो डिक्लेयर किया जा सकता है सब बाय जज। तो जज जो है विल बी हिज गार्डियन बन जाएगा। कमर्शियल ट्रांजैक्शन मेड बाय सफ़ी कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल जज इज सेटिस्फाइड। तो सफ़ी के जो ट्रांजैक्शन वो करेगा वो वैलिड नहीं होंगी अंटिल एंड अनलेस के जज उससे मुतमिन हो। अब स्लीपिंग पर्सन, एक बंदा सोया हुआ है, उसने सोते हुए कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो वैलिड नहीं होगा। An act performed by a sleeping person that creates or waives right is not valid. अनकॉन्शियसनेस ये भी स्लीपिंग की तरह है, लेकिन स्लीपिंग का जो है कुदरती अमल है और ये नॉट नेचुरल है अनकॉन्शियसनेस, यानी कि उस इसमें भी इनवैलिड होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब डेथ इलनेस, जिसे हम मरदुल मौत भी कहते हैं, ऐसी बीमारी जिसमें आदमी के मरने की प्रोबेबिलिटी हो, चांस हो कि मर जाएगा। ये सेंटेंस टू डेथ या एक बंदे को फांसी की सज़ा है, वो भी मरदुल मौत या डेथ इलनेस में आता है। तो डेथ इलनेस में आदमी को अपनी प्रॉपर्टी का सिर्फ 1/3 तक इख्तियार होता है। इंटॉक्सिकेशन, अब एक आदमी जो है वो इंटॉक्सिकेशन यूज़ करता है, ये वॉलंटरी भी हो सकती है और नॉन वॉलंटरी भी हो सकती है। अब आगे जो है मालिकी क्या कहते हैं, और इब्ने तैमिया एंड इब्ने कय्यम फ्रॉम हम्बली कंट्रैक्ट, वो भी ये कहते हैं कि चाहे वॉलंटरी करे या इनवॉलंटरी हो तो वो कंट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एक आदमी ने शराब पी हुई है, खुद से पी ली या किसी ने पिला दी, तो अब शराब और नशे की हालत में वो कंट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड नहीं है। लेकिन मेजोरिटी कंट्रैक्ट कहती है कि अगर तो किसी और ने नशा पिलाया है तब तो वो कंट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, लेकिन अगर इसने खुद जान के नशा किया है तो वो कंट्रैक्ट वैलिड होगा, बिकॉज एज अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट। दिस could serve as a sort of punishment to a person who voluntarily weakened his, क्योंकि वो अपनी उससे सोचने की सलाहियत खुद उसने ज़ाया की है। अब एक आदमी ने नशे में अपना घर बेच दिया तो मेजोरिटी के नज़दीक ये कंट्रैक्ट वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग के सोचने की सलाहियत खुद को ज़ाया की, और अब सज़ा के तौर पर कंट्रैक्ट उसका ये वैलिड है कि वो अब उसका वो घर जो है वो दूसरे को सेल आउट हो जाएगा। दिस इज़ व्यू पॉइंट ऑफ मेजोरिटी, नॉट द मेजोरिटी व्यू पॉइंट ऑफ मालकीज। अब बैंक करप्सी किसे कहते हैं कि एक आदमी का जो डेट है वो उसके एसेट से इक्वल हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाए या बैंकरप्ट कहलाया जाएगा। तो उसकी भी ट्रांजैक्शन, उसके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है अनटिल अप्रूव्ड बाय कोर्ट और क्रेडिटर्स। कोएर्शन, कोएर्शन कहते हैं कि एक आदमी को हमने मजबूर करके, डरा के, धमका के एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बगैर उसकी रजामंदी के, खौफ दिलाकर उसको, तो मेजोरिटी की व्यू पॉइंट है कि वो वैलिड नहीं है। लेकिन हनफी कहते हैं कि ये सस्पेंडेड कॉन्ट्रैक्ट है, सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन ऑफ द कोएर्स्ड पर्सन। एक आदमी जिसको मजबूर करके, डरा के कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, बाद में जब उसकी हालत बेहतर होती है, वो अपने कॉन्फिडेंट होता है, तो अब वो अगर अब चाहे तो वो उसको रेटिफाई भी कर सकता है और रिवोक भी कर सकता है। और दे आल्सो, यानी कि ये इनकी राय है कि मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट है, डाइवोर्स का है, या किसी गुलाम को आज़ाद करना, ये अगर कोएर्शन, अगर किसी ने ज़बरदस्ती भी किए हों तो वो वैलिड हो जाते हैं।
कोई अगर निकाह ज़बरदस्ती कर ले वैलिड है, डाइवोर्स ज़बरदस्ती करवा ले वैलिड है, या किसी गुलाम को आज़ाद कर दिया ज़बरदस्ती, वो भी वैलिड है। और अब यह है कि मुराबा क्या चीज़ है, एंड डज मुराबा मेक यू 70% एक्सपर्ट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अब मुराबा is a kind of sale where seller clearly mentions the cost price and expenses incurred on it and adds agreed profit and sells to buyer। इसमें मुराबा सेल की एक ऐसी किस्म है जिसमें सेलर जो है ना क्लियरली ये मेंशन करता है कि मेरी इतनी कॉस्ट प्राइस आई है और इतने एक्सपेंसेस हुए हैं मेरे, और उसमें कुछ प्रॉफिट वगैरह भी ऐड कर देता है और सेलर को या बायर को भेज देता है। मिसाल के तौर पर जो है एक गाड़ी खरीदी बैंक ने 10 लाख की, तो कस्टमर को ये बता दिया कि कॉस्ट प्राइस मेरी 10 लाख है, मैं 2 लाख इसमें प्रॉफिट लूँगा और मैं आपको 12 लाख का बेचूंगा। तो अब बायर को पता है कि बैंक ने 10 लाख में ख़रीदा, 2 लाख प्रॉफिट ले रहा है, तो 12 लाख का मुझे बेच रहा है। तो ये मुराबहा कंट्रैक्ट है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इस्लामी बैंक्स। बायर नोज द कॉस्ट, बायर को पता होता है कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। ये बे अल अमाना भी कहते हैं, यानी ट्रस्ट सेल है। तो मुराबा बे अल अमाना है। बायर जो है ना वो सेलर की इंटेग्रिटी, ईमानदारी पर भरोसा करता है। तो ये मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन है सेलर की कि ऑनेस्ट रहे। मुराबा लोन नहीं है, मुराबा एक सेल कंट्रैक्ट है। इट इज़ अ सेल ऑफ कमोडिटी ऑन कैश और डेफर्ड बेसिस। उधार भी हो सकती है, फॉरेन कैश पे भी हो सकती है। मुराबा इतना ही पुराना है जितना मुशारका। शरिया कंडीशंस शुड बी फॉलोड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग मुराबा ट्रांजैक्शन। अब यह है कि नियर अबाउट 70% ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस आर थ्रू मुराबा। इस्लामिक बैंक मिज़ान बैंक की गाइड के मुताबिक कि 70% जो इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन हो रही हैं बैंकों में वो मुराबा की बेस पर हो रही हैं। और कुछ इस्लामिक बैंक्स में तो मुराबा जो है ना उनकी टोटल एसेट का 90% होता है। तो इसका मतलब यह है कि इतने लेवल पे जब मुराबा यूज़ हो रहा है, तो अगर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे मुराबा को के सारे मामला को समझने वाले बन जाएंगे, तो आप ये जाहिर है आपको एक एज मिलेगा इसमें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बाकी उसको ना सीखें। It means if you are expert of Murabha, you are 70% expert of practical Islamic banking। तो बाकी भी सीखे। ये मुराबा क्या है। अब ये है कि सलम कंट्रैक्ट क्या चीज़ है। हमने पीछे सलम और इस्तिस्ना का जिक्र किया। अब यह है कि सलम क्या है। सलम का मतलब है टू एडवांस। सलम एक ऐसा सेल कंट्रैक्ट है जहां बायर जो है ना वो फुल प्राइस पहले ही दे देता है एडवांस में, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर की डिलीवरी है वो बाद में एक फ्यूचर डेट में जो है वो ट्रांसफ़र होती है, मिलती है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि शरीयत का ये प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ सेल ऑफ कमोडिटी है कि जब तक आपके पास सेलर के पास पोजेशन ना हो वो सेल नहीं कर सकता। लेकिन एग्जम्पशंस क्या हैं, सलम कंट्रैक्ट और इस्तिस्ना। अब इस सलम में हमने पेमेंट तो फुल कर दी लेकिन हमें डिलीवरी फ्यूचर में मिलेगी, तो ये एक्सेप्शन है सलम। सलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ फार्मर्स थे। फार्मर्स जो किसान होते हैं उनके पास ज़मीन होती है, तो लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी काश्त वगैरह कर सकें। तो ये उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ फाइनेंस हासिल करने का ज़रिया है कि वो लोगों से अपना सलम की बेस पर पैसा पहले ले लेते हैं और उसको काश्त करने में यूज़ करते हैं, और जब उनकी प्रोडक्ट वो बन जाती है तो उसमें से उनको शेयर दे देते हैं। अब सलम जो है ये एक्सटेंडेबल व्यू है। Jurists have not confined salam to those agriculture products, but have expanded this list of salamable items to all those commodities। हर वो commodity जो determinable है in terms of quality और quantity वो salamable है। जो क्वालिटी और क्वांटिटी में डिटरमिन जिसको किया जा सके उसकी सलम भी जायज़ है। अच्छा, कंडीशन क्या है सलम की। इट्स नेसेसरी टू फिक्स अ पीरियड फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये ज़रूरी है कि
गुड्स की डिलीवरी पीरियड भी जो है फिक्स किया जा सके। पेमेंट मस्ट बी पेड एट ऑन टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त पेमेंट एडवांस में दी जाना, ये बेसिक कंडीशन है। अगर एडवांस में नहीं दी तो वो सलम नहीं होगा। तो सलम में फुल पेमेंट एडवांस में देना ज़रूरी है। Buyer must pay full in advance. Outstanding loans due on the seller can't be fully or partially fixed as price, nor for future adjustment. Object of salam should be defined by a description. It requires minute description to avoid any vagueness. यानी कि सलम का जो ऑब्जेक्ट है उसको अच्छे तरीके से आप डिस्क्रिप्शन उसकी डिफाइन कर लें कि मैंने क्या क्या लेना है, ताकि बाद में लड़ाई ना हो, अनसर्टेनिटी ना हो, वेगनेस ना हो। अब सलम ख़त्म कैसे होता है? इन केस ऑफ द डेथ ऑफ सेलर, सेलर की अगर डेथ हो जाए, सेलर सलम विल बी डीम टू बी रेसिडेंड, ख़त्म हो जाएगी। बायर कैन क्लेम मनी फ्रॉम हेयर्स। लेकिन अगर इन केस ऑफ डेथ ऑफ बायर की डेथ हो गई, सलम विल बी ऑपरेटिव। सलम के बाद इस्तिस्ना क्या चीज़ है? इस्तिस्ना मैन्युफैक्चरिंग, सनतकारी। इस्तिस्ना एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बायर जो है वो एक बनाने वाले को, मैन्युफैक्चरर को ये ऑर्डर देता है कि प्रिस्क्रिप्शन अपनी बता देता है, स्पेसिफिकेशंस अपनी बता देता है, और ये कहता है कि ये ख़ास चीज़ें बनाएं मेरी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक, और टू बी डिलीवर्ड इन फ्यूचर, ये भी फ्यूचर में डिलीवर होगी। ये भी एक एक्सेप्शन है जनरल रूल से। तो लेकिन इसमें जो प्राइस है वो एग्रीड इंटरवल्स के ऊपर की जा सकती है, सेलर और बायर के दरमियान, कुछ शुरू में दे दे, कुछ दरमियान में, कुछ आखिर में। ठीक है। अब एग्जांपल क्या है? मिसाल के तौर पर हम एक कॉबलर को ऑर्डर देते हैं कि वो मेरे जूतों का जोड़ा बनाए और उस फिक्स प्राइस इतनी है। और इसमें ये ज़रूरी होता है जो मटेरियल होता है ना वो मैन्युफैक्चरर का होना चाहिए, वो बायर का नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम ऑर्डर दे सकते हैं टेलर को कि हमारा सूट बनाएं टू बी डिलीवर्ड एट फ्यूचर। इसमें जो मटेरियल है वो टेलर का होना चाहिए, बायर का नहीं। अगर जो मटेरियल है वो बायर का है तो फिर ये लीज का कंट्रैक्ट होगा, इस्तिस्ना का कंट्रैक्ट नहीं होगा। इस्तिस्ना के कंट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि जो मटेरियल है दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। कंडीशंस क्या हैं इस्तिस्ना की? मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर की तरफ से मटेरियल होना चाहिए। इफ़ मटेरियल इज़ प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर, कस्टमर देता है तब भी ये कंट्रैक्ट इजारा का कंट्रैक्ट होगा, इस्तिस्ना का कंट्रैक्ट नहीं होगा। टाइम ऑफ डिलीवरी शुड नॉट बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ये है कि टाइम ऑफ डिलीवरी शुड नॉट बी फिक्स। लेकिन जो उनके दो शागिर्द हैं वो डिसएग्री करते हैं विद हिज टीचर एंड होल्ड दैट टाइम शुड बी फिक्स्ड इन इस्तिस्ना। जनरल कंडीशन क्या है इस्तिस्ना की? सब्जेक्ट ऑफ इस्तिस्ना शुड बी प्रिसाइजली मेंशन्ड इन द टर्म्स ऑफ काइंड, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इन सारे में काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी में जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इस्तिस्ना है वो बयान की हो हर अच्छे तरीके से, ताकि वेगनेस ना हो, अनसर्टेनिटी ना हो, लड़ाई ना हो। देयर शुड बी सम वर्क फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व इन कमोडिटी, वो कमोडिटी जो है ना कुछ सनतकारी, कुछ बनाने उसमें हो। अगर वो बनाने वाला काम नहीं है, जैसे जूता दिया हमने कॉबलर को, तो अब जूता बनाने वाला एक काम है, कपड़ा बनाने वाला, सीने वाला एक काम है, तो इस तरह का काम होना चाहिए। प्राइस शुड बी फिक्स्ड। अब इस्तिस्ना की जो लीगैलिटी है बेस्ड ऑन कस्टम है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। आल्सो जस्टिफाइड हैविंग रिगार्ड टू द नीड ऑफ पीपल, लोगों की ज़रूरत है। और इस्तेहसान ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंसेस की बेस पर है इसकी लीगैलिटी। सब्जेक्ट मैटर इन इस्तिस्ना इज द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इस्तिस्ना इज ऑलवेज अ थिंग विच नीड्स टू बी मैन्युफैक्चर, यानी कि वो उसके लिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग दरकार हो। टर्मिनेशन कैसे होगी? जब काम पूरा हो गया, चीज़ हैंड ओवर हो गई परचेजर को, तो टर्मिनेट हो जाएगा। या बात डेथ ऑफ मैन्युफैक्चरर, इफ
legal heirs do not have ability in to fulfill the task. मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है? मुदारबा को मुकारदा भी कहते हैं, किरात भी कहते हैं, लेकिन मुदारबा ज़्यादा मशहूर है, इसलिए हम मुदारबा टर्म को यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप जहाँ में एक आदमी पैसा देता है और दूसरा अपनी स्किल्स लगाता है। कमर्शियल एंटरप्राइज में एक आदमी पैसा लगाता है और दूसरा आदमी अपनी स्किल्स लगा रहा होता है। जो कैपिटल प्रोवाइडर है उसे हम रब्बुल माल कहते हैं, और जो एजेंट है जो स्किल्स दे रहा है, एंटरप्रेन्योर है, मुदारिब उसको कहते हैं हम। यानी मुदारबा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक आदमी, एक पार्टी पैसा देती है और जो दूसरी जो है वो अपनी स्किल और सर्विसेज दे रही होती है। प्रॉफिट इज शेयर्ड ऑन एग्रीड प्रोपोर्शन, यानी एग्रीड प्रोपोर्शन के मुताबिक प्रॉफिट को शेयर किया जाता है, लेकिन जो लॉस होता है ना वो हमेशा कैपिटल प्रोवाइडर का होता है, और जो एंटरप्रेन्योर है वो उसने तो पैसा लगाया ही नहीं होता, वो तो अपनी स्किल्स दे रहा होता है, अपनी स्ट्रगल्स दे रहा होता है। लेकिन अगर नुकसान हुआ तो एंटरप्रेन्योर की वक्त ज़ाया होगा, उसकी स्किल्स का उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा, उसकी स्ट्रगल्स उसकी बेकार चली जाएंगी। अब आगे है कि इस्लामिक लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कंपनी and partnership firm. So मुदारबा can be partnership firm as well as company, यानी कि मुदारबा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है और कंपनी भी हो सकती है। अब लेजिटिमेसी ऑफ मुदारबा क्या है? कुरान से, सुन्ना से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की एज ए मुदारिब आपने ट्रेड में हिस्सा लिया था, इसके ऊपर इजमा है। अब एलिमेंट्स ऑफ मुदारबा वही हैं जो एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सब्जेक्ट मैटर, पार्टीज टू मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट। हनफी के नज़दीक एलिमेंट एक है, शाफी के नज़दीक 5 है, मेजोरिटी के नज़दीक 3 है। अब हनफी के नज़दीक जो एक है वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। हनफी व्यू पॉइंट कहते हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा ही तब जब सब्जेक्ट मैटर भी होगा, पार्टीज भी होगी, क्योंकि ऑफर जाहिर है कोई सब्जेक्ट मैटर की होगी, एक्सेप्टेंस भी किसी सब्जेक्ट मैटर की होगी, और पार्टीज होंगी तो ऑफर करेगी, पार्टी होगी तो एक्सेप्ट करेगी। तो हनफी कहते हैं एक ही एलिमेंट है और उसी में 3 है, लेकिन मेजोरिटी कहते हैं कि 3 है। तो हनफी और मेजोरिटी का व्यू पॉइंट सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन शाफी के नज़दीक 5 एलिमेंट है। अब कंडीशंस ऑफ मुदारबा क्या हैं? कंडीशंस कंसर्निंग पार्टनर्स के बारे में क्या, कंडीशंस रिलेटिंग टू कैपिटल के बारे में कंडीशन क्या है, प्रॉफिट के बारे में कंडीशंस क्या हैं। पार्टनर के बारे में कंडीशंस ये हैं कि पार्टीज मस्ट हैव लीगल कैपेसिटी। लीगल कैपेसिटी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि वो इंसेन ना हो, माइनर ना हो, वो अदालत ने उनको किसी रोका ना हो। कैपिटल के बारे में है कि कैपिटल जो है ना अब्सोलूट करेंसी में होना चाहिए, गुड्स में या मर्चेंडाइज की सूरत में ना होना चाहिए। लेकिन हम्बली और हनफी कहते हैं कि मर्चेंडाइज की भी सूरत में हो सकता है, लेकिन वो सेल आउट करेगा पहले और फिर पैसा लेके इन्वेस्ट करेगा, देगा मुदारिब को। कैपिटल प्रोवाइडर फर्स्ट सेल्स देम आउट एंड देन गिव्स मनी फॉर बिजनेस टू हिज वर्किंग पार्टनर। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, यानी कि करेंसी, अब्सोलूट करेंसी हैंड ओवर करनी है मुदारिब को। अच्छा, इसमें ये असेंशियल है मुदारबा में कि टोटल जो अमाउंट है वो हैंड ओवर करना ज़रूरी है मुदारिब के, ताकि वो आगे बिजनेस कर सके। गुड्स एंड कमोडिटीज आर नॉट रिगार्डेड एलिजिबल। इट शुड बी रेडी कैश एंड नॉट एब्सेंट मनी इन फॉर्म ऑफ डेट। ये डेट की सूरत में नहीं, रेडी कैश होना चाहिए। कैपिटल डिफाइंड होना चाहिए इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब प्रॉफिट के मुतल्लिक कंडीशन क्या है? प्रॉफिट को अनडिसाइडेड छोड़ना ठीक नहीं है, और प्रॉफिट की जो डिवीजन है वो प्रोपोर्शनल बेसिस पे होनी चाहिए, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह। और ये जायज़ नहीं है किसी एक पार्टी के लिए कि वो ये तय कर लें कि प्रॉफिट तकसीम होने से पहले इतनी स्पेसिफिक अमाउंट एक ख़ास को मिलेगी।
मुदारबा की दो किस्में हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा जिसे मुदारबा अल-मुतलक भी कहते हैं और रेस्ट्रिक्टेड मुदारबा जिसे मुदारबा अल-मुक़य्यदा भी कहते हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड मुदारबा यानी कि रब्बुल माल किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाता टाइम के बारे में, जगह के बारे में, काइंड ऑफ ट्रेड के बारे में, या किस आदमी से आपने चीज़ें खरीदनी है और किसको बेचनी है। ऐसा मुदारबा जिसमें रब्बुल माल मुदारिब के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाता कि आपने कारोबार अभी करना है या 6 महीने बाद करना है, आपने लाहौर में करना है, कराची में करना है, आपने कपड़ा बेचना है, जूते बेचने हैं, आपने माल फलां बंदे से खरीदना है, फलां से नहीं। जिसमें कोई पाबंदी ना लगाए वो अनरेस्ट्रिक्टेड मुदारबा होता है। अब रेस्ट्रिक्टेड मुदारबा वो है जिसमें रब्बुल माल मुदारिब के ऊपर पाबंदियां लगाता है, उसकी लिबर्टी ऑफ एक्शन पे पाबंदी होती है। उससे ये होता है कि आपने फ़लाँ टाइम के ऊपर कारोबार करना है, फ़लाँ जगह में कारोबार करना है, आपने फ़लाँ से ख़रीदना है, फ़लाँ को बेचना है। और ये मुदारबा अल-मुतलक भी इसको कहते हैं। ये रेस्ट्रिक्टेड मुदारबा को मुदारबा अल-मुक़य्यदा कहते हैं, जिसमें जो रब्बुल माल है वो पाबंदी लगाता है। अब मुदारबा ख़त्म कैसे हो सकता है? यूनिलैटरल टर्मिनेशन हो सकती है, बाय एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टाइम डिसोल्यूशन हो सकती है, एक पार्टनर की डेथ हो गई, इंसेन हो गया, डिरेंज या डिसरिगार्ड ऑफ एक्सप्रेस डायरेक्शन, या रेस्ट्रिक्टेड मुदारबा के में जब मुदारिब उसकी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा मुदारबा। बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल जो है वो तबाह हो गया। अब यूनिलैटरल टर्मिनेशन क्या है? मुदारबा इज नॉन बाइंडिंग कंट्रैक्ट, एनी पार्टनर कैन यूनिलैटरली, मुदारबा एक नॉन बाइंडिंग कंट्रैक्ट है, एनी पार्टी जो है यूनिलैटरली जब उनका चाहे वो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन उसके इफ द कैपिटल इज इन फॉर्म इन कैश फॉर्म, अगर कैश फॉर्म में हो, इफ कैपिटल इज इन फॉर्म ऑफ गुड्स टर्मिनेशन बाय इन्वेस्टर इज नॉट अलाउड, इन्वेस्टर तब टर्मिनेशन नहीं कर सकता। एजेंट हैज राइट टू सेल गुड्स टू कन्वर्ट इन कैश। इफ मुदारबा किसी खास वक्त तक के लिए था तो वो टर्मिनेट, जब वक्त गुजर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो मुदारबा भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे किसी उनमें से किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई, कैपिटल प्रोवाइडर या मुदारिब बिकम्स कंटिन्यूसली मैड, वो अगर मुदारिब रेस्ट्रिक्टेड मुदारबा में रब्बुल माल की इंस्ट्रक्शंस को, उसकी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा तो वो भी तब भी डिसॉल्व हो जाएगा मुदारबा। या बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल बिफोर इनिशियल परचेज हैज़ बीन टेकन प्लेस, इनिशियल परचेज होने से पहले अगर कैपिटल डिस्ट्रॉय हो गया तो मुदारबा ख़त्म हो जाएगा। एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ नेग्लिजेंस, अगर तो एजेंट मुदारिब की कोई नेग्लिजेंसी हुई तब वो जिम्मेदार है उस नुकसान को पूरे करने का। अगर उसने ड्यू ऑनेस्टी के साथ काम किया तो फिर लॉस या कुछ ऐसा मिस फॉर्चून हैपन हुआ तो तब मुदारिब जिम्मेदार नहीं है, वो सिर्फ नेग्लिजेंसी की वजह से ही जिम्मेदार हो सकता है। अब हम देखते हैं कि तकाफुल क्या चीज़ है और ये कैसे इन कन्वेंशनल इंश्योरेंस से मुख्तलिफ है। उससे उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये समझें कि इंश्योरेंस क्या चीज़ है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पार्टी जो इंश्योरर है ये वादा करती है कि हम ख़ास रकम या ख़ास फ़ायदा बेनिफिट एक ख़ास वाक़या होने के ऊपर आपको हम देंगे, और उसके बाद लेकिन ये देंगे तब जब आप इंटरवल्स पे हम आप हमें एक मनी, एक ख़ास रकम जिसे हम प्रीमियम कहते हैं वो देते रहेंगे। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर इंश्योरर ये वादा करता है कि कुछ मिस फॉर्चून, एक खास इवेंट होने के ऊपर मैं पैसे दूंगा या बेनिफिट दूंगा, लेकिन आप उसके लिए मुझे एक प्रीमियम एक खास अरसे तक देते रहेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स क्या है इंश्योरेंस में? ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम यह है कि ये एक बाइंग एंड सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट है। किस चीज़ का? ऐसी चीज़ जिसका हमें पता नहीं है कि कब होगी, और अनसर्टन
चीज़ों की ये बाइंग एंड सेलिंग है। इसमें पॉलिसी होल्डर बायर है, इंश्योरेंस कंपनी सेलर है। बाय एंड सेल इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू शरिया हेयर। क्या चीज़ें प्रॉब्लम है वो देखते हैं। इंश्योरेंस एक गरर कंट्रैक्ट है, अनसर्टन कंट्रैक्ट है, इनडिटर्मिनेशन है, जिसमें सेलर को डज नॉट नो व्हाट ही सोल्ड। सेलर को ये नहीं पता मैंने बेचा क्या है, वो ये नहीं जानता मैंने बेचा क्या है, क्योंकि वो मिस फॉर्चून हो ना हो, कितनी रकम देगा, ये अनसर्टन, उसे पता ही नहीं है। परचेजर जो है उसे ये नहीं पता मैंने खरीदा क्या है। और जो वाकया का अकरेंस है वो हमें पता नहीं है कि कब होगा। अनसर्टेनिटी वेदर बायर विल बी एबल टू गेट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन या नहीं, ये अनसर्टेनिटी है कि वो कंपनसेशन उसको मिलेगी भी या नहीं। अगर अनसर्टेन वाकया नहीं होता तो उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। तो ये अनसर्टेन, इतनी सारी चीज़ें अनसर्टन है। सेलर की ने क्या खरीदा अनसर्टन है, परचेजर सेलर ने क्या बेचा अनसर्टन है, परचेजर ने क्या खरीदा अनसर्टन है, टाइम ऑफ अकरेंस अनसर्टन है। अब बायर डज नॉट नो हाउ मच कंपनसेशन विल, वो कितनी कंपनसेशन रिसीव करेगा और कितनी वो प्रीमियम देता रहेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस ड्यू टू अनप्लेजेंट इवेंट व्हिच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट मैटर इसमें अनसर्टन है इंश्योरेंस के अंदर। और कितने अरसे तक वो प्रीमियम अदा करेगा, लीडिंग टू अनजस्ट लॉस टू वन। इसमें ये होता है कि एक पार्टी को लॉस होगा। अगर तो मैंने एक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अभी मैंने किया ही था, 25 साल का किया, तो 1 साल मैंने प्रीमियम दी, वो मिसफॉर्चून हैपन हो गया, तो इस सूरत में मैंने पैसे कम दिए और वसूल ज़्यादा कर लिया और ये कंपनी को नुकसान हुआ। लेकिन अगर मिस फॉर्चून देर से हैपन होता है तो मैंने प्रीमियम ज़्यादा दे दिए और मुझे जो मिला वो कम। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी को नुकसान होना ही होना है, लीडिंग टू अनजस्ट लॉस टू वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एट एक्सपेंस ऑफ अदर पार्टी। प्रीमियम पेड बाय पॉलिसी होल्डर्स इज कंसिडर्ड एज इनकम टू कंपनी बिलोंगिंग टू शेयर होल्डर। जो प्रीमियम पेड की जाती है पॉलिसी होल्डर से, वो कंपनी की इनकम होती है और वो शेयर होल्डर्स को जाती है। ऑल सरप्लसेस एंड प्रॉफिट्स बिलोंग टू शेयर होल्डर। री इंश्योरेंस कंपनियों से कराई जाती है और रिस्क इसमें ट्रांसफ़र होता है, शेयर नहीं होता। अब हमें ये सारी बहस से मालूम हुआ, नतीजा निकाला गया कि इंश्योरेंस में ये प्रॉब्लम्स है कि एक तो गरर है, दूसरा गैम्बलिंग भी है कि होगा या नहीं होगा, तीसरा इसमें रिबा भी है, इंटरेस्ट भी है, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनियां रिबा बेस्ड स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट करती हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकती हैं, तो इसलिए इसमें गरर है, मैसर है, रिबा है, इसलिए ये शरिया अप्रेजल इसका है, ये इनवैलिड है, इनकम्पैटिबल है विद इंजेक्शंस ऑफ इस्लामिक लॉ। अब तकाफुल क्या? तकाफुल इज एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टिसिपेंट्स टू गारंटी। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है पार्टिसिपेंट के दरमियान कि अगर कोई बुरा हुआ हम में से किसी को, तो हम उसे उसकी मदद करेंगे। तो ये एक मेथड ऑफ म्यूचुअल हेल्प है। अब ये देखें कि तकाफुल की डेफिनेशन में ना बाइंग एंड कंसेप्ट आ रहा, ना कोई बाइंग एंड सेलिंग का कंसेप्ट नहीं है, इसमें कोई गरर नहीं है कि क्या खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, फलां। इसमें तकाफुल सिर्फ एक एग्रीमेंट है पार्टिसिपेंट के दरमियान में कि अगर हम इस तरह कुछ कंट्रीब्यूट करते रहेंगे और किसी एक बंदे को या दो चार को, जितनों को भी मिसफॉर्चून हुआ, तो हम उसकी म्यूचुअल हेल्प करेंगे। तो दस दिस इज अ मेथड ऑफ म्यूचुअल हेल्प। इसमें ये होता है पूलिंग ऑफ कॉमन रिसोर्सेज टू हेल्प द नीडी फॉर्चूनेट मैनी अनफॉर्चुनेट फ्यू। इसमें लोगों से कॉमन रिसोर्सेज से पैसा पूल किया जा सकता है और इसमें फॉर्चुनेट लोग ज़्यादा होते हैं, अनफॉर्चुनेट डेफिनेटली फ्यू होते हैं। तो फॉर्चुनेट मैनी जो हैं अनफॉर्चुनेट फ्यू को सपोर्ट करते हैं। इन तकाफुल कंसेप्ट वक़फ़ और डोनेशन तबर्रु इज कंबाइंड विद मुदारबा। पर्सन वाइल एंटरिंग इन द तकाफुल कंक्लूड्स टू कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डोनेशन और एक मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट।
कंट्रीब्यूशन इन तकाफुल आर इन्वेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मुदारबा, मुदारबा की बुनियाद पर कंट्रीब्यूशन जो हैं उनको इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी सेलर नहीं है, पॉलिसी होल्डर बायर नहीं है, इट इज़ जॉइंट इंडेमनिटी नॉट बेस्ड ऑन बाय एंड सेल बेसिस। दिस कंसेप्ट एम्बॉडीज एलिमेंट ऑफ जॉइंट हेल्प, सॉलिडारिटी एंड कोऑपरेशन के फलसफे पर कायम है। रिजेंबल्स द कस्टम ऑफ ब्लड मनी दियत एज प्रैक्टिस इन अर्ली एरा ऑफ इस्लाम बेसिस ऑफ मातुल म्यूचुअल इंश्योरेंस। इस्लाम का जो दियत का एक कंसेप्ट है उससे ये मिलता जुलता है तकाफुल का। It originated from kafala granting each other risk. It is form of mutual insurance. Risk is shared. जो इंश्योरेंस है उसमें रिस्क को ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन तकाफुल में रिस्क को शेयर किया जाता है। Contributions paid by the participant in under the tabarru contract to the takaful fund, which helps other participants by providing protection against potential risk. जो डोनेशन का या तबर्रुक का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से दूसरे पार्टिसिपेंट की मदद की जा सकती है पोटेंशियल रिस्क होने पे। एवरी तकाफुल कंपनी हैज़ अ शरिया बोर्ड, हर शरिया बोर्ड हर तकाफुल कंपनी का शरिया बोर्ड होता है जो सुपरवाइज करता है। पार्टिसिपेंट्स तकाफुल फंड इज़ फुली सेग्रीगेटेड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स अकाउंट। जो पार्टिसिपेंट का तकाफुल फंड है वो शेयर होल्डर के अकाउंट से बिल्कुल अलहदा रखा जाता है। एनी सरप्लस जो तकाफुल के अंदर सरप्लस है तकाफुल एनी सरप्लस इन तकाफुल फंड इज़ शेयर्ड। तकाफुल फंड में जो भी सरप्लस आएगा वो पार्टिसिपेंट को जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टिसिपेंट। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है वो पार्टिसिपेंट्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड शेयर होल्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ मुदारबा एंड वकाला। वो जो प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट का वो पार्टिसिपेंट्स और शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस बेस पे? मुदारबा या वकाला, जो भी मॉडल है। ऑल फंड्स आर इन्वेस्टेड इन शरिया कंप्लाइंट। जो शरिया कंप्लाइंट फंड्स होंगी सिर्फ उधर। और रीतकाफुल कंपनियों से होगी, इंश्योरेंस कंपनियों से नहीं होगी। और तकाफुल में डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, वकाला बेस्ड भी, मुदारबा बेस्ड भी, वकाला एंड तबर्रु और भी मॉडल्स इसमें हैं। ये हमारी आज के सेशन की आखिरी स्लाइड्स हैं कि इस्लामिक फाइनेंस ऑन द डे ऑफ जजमेंट। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि कल क़यामत वाले दिन आदम के बेटे के पाँव उस वक़्त तक ज़मीन ना छोड़ेगी जब तक कि 5 सवालों के जवाब ना दे कि उसने अपनी ज़िंदगी कहाँ खर्च की, उसने अपनी जवानी कहाँ खर्च की, अपनी दौलत कहाँ खर्च की, कहाँ कैसे कमाई, कहाँ खर्च की, और उसको खर्च दौलत को खर्च कैसे किया, और अपनी इल्म पर क्या अमल किया। तो इसमें यह है कि हम अपनी ज़िंदगी अगर इस्लामिक फ़ाइनेंस के ऊपर लगाएंगे कि इस्लामिक फ़ाइनेंस की प्रमोशन के लिए, स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि इस्लामिक फ़ाइनेंस जो है वो कुरान और सुन्ना की बेसिस पे हम ट्रेड के एक निज़ाम को कायम करना चाहते हैं। तो अगर हम अपनी जवानी को इस काम में लगाएंगे तो क़यामत के दिन हमें इंशाल्लाह रिवार्ड मिलेगा। और फिर जो दौलत है वो आपने कहाँ से कमाई, कैसे खर्च की, तो एक तो अपने इंडिविजुअल भी और अपना कलेक्टिवली भी। इस्लामिक फाइनेंस के अंदर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप अपना बेटर अपनी ज़िंदगी अपना हलाल हराम में फ़र्क कर सकते हैं, और आप कलेक्टिवली भी उम्मत को गाइड कर रहे हैं कि आपने अपनी वेल्थ को हलाल तरीक़ों से कमाना है, हलाल तरीके जगह पे खर्च करना है, और अपने इल्म पे क्या अमल किया। तो अगर आप इस नीयत के साथ अमल करेंगे कि आपको जो है ना इस्लामिक फाइनेंस की आप मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और आगे खिला रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन भी इसका बदल दिया जाएगा। सो आखिर में मे अल्लाह फॉरगिव माय मिस्टेक इन कंटेंट एंड कंसेप्ट। अगर कोई गलती नादानिस्ता तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा फॉर वाचिंग दिस वीडियो।